स्टार्टिंग से वादी कश्मीर में, वादी कश्मीर में टैलेंट भरपूर है, यहाँ के यूथ टैलेंटेड है, हर शोबे में अपना जो लोहा मनवाते हैं। नाज़रीन, आज के जो मेहमान हैं वो एक माइंड रीडर है, एलोजिनिस्ट है और इंटरनेशनल और नेशनल फोरम्स में उसने काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया। जी हाँ नाज़रीन, हमारे मेहमान हैं राजा आदम साहब। आदम साहब, आपका खैर मकदम कश्मीर। थैंक यू सो मच। आदम साहब, ये जो आपका जो टैलेंट है एल्यूजन या माइंड रीडिंग, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और किससे इंस्पायरेशन होकर आपने ये स्टार्ट किया? एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक बचपन में, आई वॉज इन सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड। तो एक्चुअली मेरे पापा मुझे छोटी छोटी ट्रिक्स दिखा रहे थे बचपन में, जो काफ़ी पेन के साथ, पेपर के साथ, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। बट देन इसको इस फील्ड चूज़ करना, आई थिंक आई वॉज इन 8th क्लास और मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी एक माइंड रीडर की, वो UK से था। तो उस वीडियो में क्या करते थे, वो हिप्नोटाइज करता था स्ट्रीट पे पीपल को, और उनको पेपर दिखाता था लेकिन लोगों को मनी दिख रहा था। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लगा, तो मैंने उनको मेल किया कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, बट वहाँ से कोई रिप्लाई आया नहीं। आफ्टर अ मंथ मुझे एक रिप्लाई मिलता है कि यस हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मैंने बोला कि मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे सीखना है। उन्होंने बोला मैं सिखाता नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि ये शायद झूठ बोला। मैंने को बोला आपने शायद वो वीडियो फेक बनाया है, तो इसलिए शायद पेन। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब मैं सिखाऊंगा, लेकिन सिखाने से पहले मैं तुमको एक बात बोलूँगा। अभी मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि तुम अभी किचन में बैठे हो, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ मग इन योर हैंड एंड वेयरिंग अ ग्रीन टी-शर्ट, जो कि था, हम एक्चुअली मेल पे बात करते उस टाइम पे। तो मुझे मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि इतनी डिस्टेंस से इसने कैसे बोल दिया। तो फिर इस सब से मुझे वो एक पंच था मेरी ज़िंदगी में कि मुझे सीखना है। उससे फिर मैंने इंस्पिरेशन ली। एंड देन आपने यहाँ पे कहा था मैं पापा मेरे पेन से ट्रिक्स वगैरह, इसका मतलब कि आपके जो फादर हैं वो भी इससे इंस्पायरेशन से या वो ट्रिक्स ऐसे वगैरह करते थे? मेरे पापा सूफीज़म फील्ड से बिलोंग करते थे, तो ही वॉज इन दैट। बट हाँ, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत लगाव था, तो हमारे घर में जितने भी मेरे कज़न थे वो यूजुअली हमारे घर में ही होते थे, ही लव चिल्ड्रन। तो उनको तो बच्चों को एडिटिंग करने के लिए अक्सर वो जोक्स बोलते थे या ट्रिक्स भी सिखाते थे। तो बिल्कुल दैट वो मेरे मेन इंस्पिरेशन थे। यानी आपको फैमिली सपोर्ट मिलता था इस बारे में? एग्जैक्टली। अगर आर्टिस्ट की बात करें, मैं हमेशा बोलता हूँ दैट 3 फैक्टर एक आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, कि पेरेंट्स, दूसरे टीचर्स एंड देन सोसाइटी। तो जिसको भी कोई भी फील्ड चूज़ करना है, कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, ये 3 सपोर्ट अगर होंगे तो मिलेगा। बट आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे इन 3 में से एक तो था। पेरेंट्स का नहीं, अगर तो पापा का सपोर्ट तो था। अगर मैं आज जहाँ पे भी हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया जब कोई नहीं था, जब लोगों ने अपोज किया, जब सोसाइटी ने अपोज किया, जब रिलेटिव्स ने अपोज किया, बट ही वॉज द माई बैक कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुमको जो करना है करो। आपने कहा था मैंने क्लास सेकंड से स्टार्ट किया, स्कूल प्लेटफॉर्म में आपने कई बार कहीं पे नहीं? एग्जैक्टली, सो द सेम थिंग। मैंने कहीं पे परफॉर्म नहीं किया आई थिंक जब तक मैं कॉलेज में नहीं आया, क्योंकि एक बार मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी स्टार्टिंग में मेरे इलाके में, तो लोगों ने काफ़ी अपोज किया, क्योंकि एक नई चीज़, जब भी कोई चीज़ नई लेके आता है तो लोगों को भाषण पहले गलत लगने लगता है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब TV पहले आया, हर किसी ने अपोज किया कि TV गलत, आजकल हर किसी घर में है। तो नई चीज़ एक्सेप्ट करने में लोगों को बहुत टाइम लगता है। सो आई थिंक मैंने अपनी स्कूलिंग का और कॉलेज तक का फेज़ लोगों को दिया समझने में, एंड आफ्टर द कॉलेज मैंने स्टार्ट किया। आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस कहाँ पे हुआ? मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था मेरा कॉलेज, SSM कॉलेज। वहाँ पे फेस्ट था, आई रिमेंबर। मैं फर्स्ट ईयर था एंड मैं अपनी लाइफ में कभी स्टेज फेस नहीं किया था। तो जब फेस्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज है, जिनको जो आता है वो नाम रजिस्टर करे। तो मेरा 6 कैटेगरीज में नाम आया था। डांस के बगैर आर्ट एंड क्राफ्ट था, स्टेज मैनेजमेंट था, परफॉर्मेंस था, होस्टिंग था। तो उनको उस टाइम पे लगा कि कुछ पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे। सो मेरी लाइफ का पहला स्टेज था। नाज़रीन, यहाँ पे हम राजा आदम के कुछ वीडियोस देखेंगे, आप भी जानेंगे इनकी ट्रिक्स के बारे में, इनकी जो इल्यूजनेशन है उसके बारे में। बांधता हूँ, आप इसको बांध लीजिए। बोथ ऑफ यू जजेस, आप प्लीज अगर मुझे स्टेज पे ज्वाइन करें, इफ यू डोंट माइंड। 2 बेबीज आर गोइंग। मेरे पीछे आपको 51 नेल्स के बाहर दिख रहे होंगे। परफेक्ट। जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द काउंट ऑफ 1 एंड 1 to 51। प्लीज आप मुझे वहां तक ले जा सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड। आपको नहीं जाना, इनको लेके जाना। ओके, सो हियर द स्टार्ट। ये अब आपके सामने। ओके, एक आप देखिए 5 ब्लॉक्स में से हमने प्लेस किए हुए हैं, है ना? हर एक ब्लॉक में से आप 2 निकाल सकते हैं, ताकि एक पाथ बने मुझे ट्रैवल करने के लिए। बट ये ख्याल रखिए, जो आप 2 निकाल रहे हैं वो मुझे प्लीज बोल दीजिएगा। ओके, पहले ब्लॉक में से निकालने जा रही हूँ। नंबर 4, नंबर 10। सेकेंड ब्लॉक में से हमने निकाला है 15 and 21। परफेक्ट। थर्ड
थर्ड ब्लॉक में से हमने निकाला है 25 और 33। परफेक्ट। फोर्थ ब्लॉक में से निकाला है 34 और 39, 47 एंड 51। फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक हमारे पास है 4 एंड and 10. Perfect. So this is 4 and 10. 4 and 10. Yeah. Okay, 10. From the other block. Second है 15 and 21. 15, 21, 15. Oh. 21. It's 25, 33 शायद. 25 and 33. 25. भी मार सकता है। 25, 33. 34, 33. From the block is 34, 34 and 39. 4, 34, 39. 47 and 51. ओके जी कैलकुलेटर ओपन कीजिए। ओके मैं इस पे एक रैंडम नंबर लिखता हूँ। हाँ अगर हमें इस नंबर को बढ़ाना है या घटाना है, हम या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। परफेक्ट। सो आपको बढ़ाना है घटाना है? बढ़ाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर कौन सा है? मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है? सो दैट द कैमरा कैन कैच। नंबर क्या है? 4 times 5 5 5 5 5। गीता मैम आपको नंबर बढ़ाना है या घटाना है? बढ़ाना है। मल्टीप्लाइड बाई कोई भी नंबर। 862। 862। अच्छा भाई नंबर बढ़ाना है या घटाना है? नंबर बढ़ाना है। ओह माय गॉड। ओके मल्टीप्लाइड बाई नंबर क्या है? 17 1717। परफेक्ट। मैंने एक रैंडम नंबर चूज किया, आप तीनों ने रैंडम नंबर चूज किया। नो पॉसिबिलिटी दैट मुझे पता था आप तीनों कौन सा नंबर चूज करेंगे। और अगर हम एक इक्वल टू प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक नंबर आता है जो मैं कैमरा को दिखा सकता हूँ। मेरे पास आप प्लीज होल्ड करेंगे इस फोन को अपने हाथ में। अब ये नंबर पढ़ेंगे जोर से। ओके है ये है 16159809। 809। परफेक्ट। प्लीज वेलकम बादशाह भाई ऑन द स्टेज। बादशाह भाई यहाँ पे एक हमने कवर रखा है, इफ यू डोंट माइंड हम दोनों इसको ओपन कर देते हैं। परफेक्ट। 1 2 3। बेटा बाजी आप नंबर बोलिए। 16159809। परफेक्ट। नाज़रीन ये कुछ वीडियोस है राजा आदम के जो आपने देखे किस तरीके से आप इल्यूजन करते हैं, किस तरीके से मैजिक करते हैं। राजा आदम साहब आपने इन कश्मीर गॉट टैलेंट में आप पार्टिसिपेट किया, वो एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका? यस कॉलेज से निकलते ही आई थिंक मेरा सेकंड स्टेज था डायरेक्टली कश्मीर गॉट टैलेंट। तो जो ही मैंने कॉलेज में परफॉर्म किया मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे उसी टाइम KGT लॉन्च हुआ था तो मुझे लगा मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो उनका भी सेम था कि कुछ नया हो रहा है। तो वह जब मैंने पहली बार ऑडिशंस दिए मैं डायरेक्टली पहुँच गया सेमीफाइनल्स में KGT में। एंड आफ्टर दैट आई एंडेड अप वहाँ पे मैं रनर अप रहा कश्मीर गॉट टैलेंट। और रनर अप से मुझे एक सपोर्ट मिला वहाँ पे, मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मुझे लगा कि नहीं अब मैं जा सकता हूँ आगे। आई एम रेडी। आप माइंड रीडिंग करते हैं? बिल्कुल। मेरे सामने कैमरा टीम है, इनमें से आप किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? इनमें से क्यों, आपको क्यों नहीं? जी बिल्कुल मेरे साथ भी। आपका फ़ोन है? जी बिल्कुल। इसको एक बार ओपन करेंगे और मेरे पास देंगे। हम एक ट्रिक करेंगे, एक माइंड रीडिंग ट्रिक। आज हम इनका कच्चा चिटा खोलने वाले हैं। अगर हम इनमें से एक कंटेक्ट्स ऑन करें
तो मैं एक्चुअली दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि कंटेक्ट्स पर्सनल चीज़ होती है। सो आप सब लोग इन पे बिलीव कीजिए। अगर हम इनको स्लाइड अप या स्लाइड डाउन करें तो फास्ट होगा। सो इज देयर एनी पॉसिबल वे कि मैं याद कर सकता हूँ तुम्हारे इसमें कितने कंटेक्ट्स एक साथ सारे? नहीं। परफेक्ट। इसमें टोटल कंटेक्ट्स कितने होंगे? रैंडम गैस। मोर देन 700। मोर देन 700। और उनमें से मेल्स कितने होंगे और फीमेल्स कितने होंगे? कुछ गैस नहीं कर सकते। परफेक्ट नहीं, गैस परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट गैस होना चाहिए। हम इसको ऐसे रखते हैं, आपको स्लाइड अप या स्लाइड डाउन करना जैसे आपकी मर्जी है, विदाउट लुकिंग। ताकि मेरे हाथ में बिल्कुल सिलेक्ट हुआ है कोई। आई जस्ट नीड यू कि आप इसको याद रखेंगे, इस कंटेक्ट को। जी बिल्कुल बिल्कुल ओके। और इसको फ़ोन को अपने पास रखेंगे, फ़ोन लॉक करेंगे। चलो, ब्यूटी अबाउट दिस ट्रिक इज के कंटेक्ट्स आपके हैं, आपने चूज़ किया और खाली आपको पता है कि कौन सा कंटेक्ट आपने चूज़ किया है। परफेक्ट। जो कंटेक्ट है आप मुझे इसका नाम नहीं बोलेंगे, बस मुझे बताएंगे लास्ट मेल था या फीमेल था? मेल। परफेक्ट। लास्ट टाइम कब देखा होगा? डेज बिफोर, मंथ्स बिफोर, ईयर्स बिफोर? कभी नहीं, ऐसे ही सेव किया है? नहीं देखा है, मंथ्स। परफेक्ट। तो कुछ काम पड़ गया होगा, तो दैट्स मीन्स कि कुछ काम के लिए तो ऐसे नहीं पड़, तो दोस्त ऐसे तो नहीं होगा। इस नाम को आपने सेव रखा होगा इसमें कुछ। इस नाम का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो है, उस अल्फ़ाबेट के बारे में आप सोचिए खाली, बोलना कुछ भी नहीं है, बस सोचना दिमाग में और आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में रिपीट करना है। परफेक्ट ओके। जल्दी बोला मतलब ये पहले 10-15 में से एक है। आपने बोला ना जल्दी, हाँ, तो दैट मींस यू शुड गॉट निकल 10-15 अल्फ़ाबेट में आ। ओके, मैं क्या करता हूँ, ओके, अब इस अल्फ़ाबेट के बारे में सोचेंगे और आहिस्ता से दिमाग में रिपीट करेंगे। ओके, एल तो नहीं है, जे से स्टार्ट होता है? नहीं, जे नहीं है। परफेक्ट। डी? जी ओके, डी। परफेक्ट। जो दूसरा अल्फ़ाबेट है उसके बारे में सोचेंगे। जी ओके, अच्छा शॉर्ट फॉर्म डीआर, डॉक्टर, कोई डॉक्टर है ये? जी बिल्कुल। ओके परफेक्ट, डॉक्टर है ये। ओके, अब इस डॉक्टर का नाम है जी, उसके बारे में सोचेंगे। उस नाम का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो है उसके बारे में सोचेंगे। अच्छा, यहाँ पे जे और डी, ये जे से स्टार्ट होता है। ओके, जे। ओके, जो दूसरा अल्फ़ाबेट है उसके बारे में सोचेंगे। वॉवेल है पहला, ये ए है, जे ए। ओके, जो थर्ड है, ओके, ये लास्ट वाले में से कहीं पे वी, डॉक्टर जावेद। जी बिल्कुल। सो ये एक ट्रिक थी। चलिए, आपने इंडिया गॉट टैलेंट में कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ के जो जजेस थे, करण जौहर है, मलाइका अरोड़ा खान है, या बिल्कुल करण खेर है, उनके साथ कैसा रहा? KGT के बाद आई थिंक मेरा डायरेक्ट फर्स्ट स्टेज था IGT में मैंने ऑडिशंस दिए, मैं वहाँ पे मेगा ऑडिशंस में परफॉर्म किया। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे हमारे बुरा मानने वाला इंसिडेंट हो गया था, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। बट मेगा ऑडिशंस में मैंने उनके साथ इंटरेक्शन हुई थी। एंड मैं एक इंपॉर्टेंट बात जब मैं उनसे मिला, करण जौहर का वॉज द सेम पॉइंट कि जब भी कोई लोग कश्मीर से आते हैं तो हम लोगों को यूजुअली उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए क्योंकि तुम लोग जो स्ट्रगल करते हो, एक स्ट्रगल हर कोई करता है इंडिया में आर्टिस्ट, बट कश्मीरियों को सबसे पहले स्ट्रगल करना होता है सोसाइटी के साथ, कि तुम लोगों की सोसाइटी तुम लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करती, जो भी आर्टिस्ट, सिंगर हो, डांसर हो, जो भी हो। सो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारी सब सोसाइटी के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, जब भी कोई कुछ करना चाहेगा आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए उनको, लेट देम लिव, उनको एक ट्राई करनी चाहिए, देनी चाहिए कि देखते हैं क्या कर पाते हैं। एंड उसके बाद बिगेस्ट स्टेज वॉज इंडिया के मस्त कलंदर, जिसमें मिक्का सिंह थे, गीता कपूर थे, आई उसमें मैं रनर अप रहा, वहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया, वहाँ पे कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा फीलिंग था। इंडिया गॉट टैलेंट के अलावा राजा आदम ने किस किस स्टेज में कश्मीर को रिप्रेजेंट किया? स्टेट्स आई थिंक मैंने 12+ ऑफ स्टेट्स में इंडिया में मैंने परफॉर्म किया है रिप्रेजेंटिंग कश्मीर, हो चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, मुंबई हो, गोवा, मुंबई में अक्सर करता हूँ। तो आई थिंक बहुत सारी स्टेट्स है जहाँ मैंने परफॉर्म किया। अगर स्टेज की बात करें, IGT है, इंडिया के मस्त कलंदर है, या इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस जो NGO है, उनका मैं हमेशा गेस्ट स्पीकर रहता हूँ। तो आई थिंक मैंने स्टेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। बट पर्सनली मैं ये कहना चाहता हूँ दैट जब भी मैं बाहर परफॉर्म करता हूँ, जब भी मैं स्टेट पे परफॉर्म करता हूँ, मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है अपनी स्टेट पे परफॉर्म करने, क्योंकि बाहर लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट जब अपने लोग सराहना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। आपका ये यूनिक टैलेंट है, आप अपने जो यूथ हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है उनको सिखाना चाहोगे? बिल्कुल, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम है, आई थिंक उनमें से 5-6 इस टाइम बहुत अच्छे फेमस भी नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखाता भी हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल एकेडमी है? बिल्कुल, हमारी डिस्टर्ब रियलिटी के नाम से मेरी एकेडमी है, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ। तो मैं मेरी एक्चुअली यही विजन था कि इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ड्रीम्स इज़ कि अगर मैंने कोई सपना देखा और मैं वो पूरा नहीं कर पाता हूँ, अगर मुझसे वो कोई और कर पाता है तो मुझे भी उतनी खुशी मिलेगी शायद कि मैं नहीं किया हो। तो मेरी यही है कि जितनों को मैं सिखा सकता हूँ बेहतर होगा, जितने लोग इसके साथ जुड़ेंगे, जितने लोगों का नाम बनेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा ही नाम बन रहा है। आदम साहब, आपने काफ़ी सारे यूथ से साथ इंटरेक्ट किया होगा, काफ़ी सारा टैलेंट देखा होगा, कैसा लग रहा है जब कश्मीर का जो टैलेंट है वो हिडन रहता है, सामने नहीं आता है? बिल्कुल,
उसमें लेकिन मैं हमेशा बात बोलता हूँ, आई थिंक बहुत सारे बोलते हैं कि रूड है, बट सच्चाई यही है। दोनों की गलती है, आर्टिस्ट की गलती भी है और हमारी सोसाइटी की गलती है। मैं हमेशा आर्टिस्टों को यही बोलता हूँ, क्योंकि वो मुझे बोलते हैं तुम ज़्यादा इवेंट्स क्यों नहीं करते। मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा इवेंट्स इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि एक स्टेज होता है एक आर्टिस्ट का नाम बनाने वाला। उस टाइम वो फ्री में काम करेगा, उस टाइम वो कहीं पर भी जाएगा, डजेंट मैटर, क्योंकि वो नाम बन रहा है। बट वंस तुम्हारी एक ब्रांड वैल्यू, तुम्हारा नाम बनता है, स्टॉप वर्किंग फ्री। हमारी कश्मीर में आर्टिस्टों की सबसे बड़ी हमेशा मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम यही है कि वो लोग हमेशा हर किसी इवेंट में जाएंगे फ्री काम करने के। उससे उस आर्टिस्ट की इमेज बनती है कि अवेलेबल चामर्स वाला ये या ये, तो एक इमेज खराब हो जाती है। सेकंड थिंग, सोसाइटी को भी वो इंप्रेशन, हमारी सोसाइटी उतना सपोर्ट नहीं कर पाती है। मैं कल लाइव में सेम बात बोल रहा था कि बशीर कोतवाल गुलजार फाइटर, ऑल्दो हम लोग कितना भी मॉडर्न गुजरे, लेकिन हमारे कल्चर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है उनसे बड़े लेजेंड्स हमारी इंडस्ट्री में कोई हो नहीं। तो इस टाइम वो कहाँ पे है? कहीं पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं शाहरुख खान को फॉलो करता हूँ, सलमान खान को फॉलो करूँ, मगर अपने स्टेट के आर्टिस्ट को फॉलो नहीं करूँगा। हमारी मेंटालिटी कुछ अलग है। हम बॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे मगर कश्मीर में इंडस्ट्री बनने नहीं देंगे। तो दोनों का है ये। जब तक आर्टिस्ट लोग अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे और जब तक लोग उन आर्टिस्टों को कदर नहीं देंगे जो बाहर वाले को देते हैं। हम लोग अक्सर इवेंट्स करते हैं SKCC में, जब बाहर का आर्टिस्ट आता है वी पे देम इन लैक्स, अपने आर्टिस्ट को लिए हमारे पास 1000 10,000 भी नहीं होंगे। तो ये दोनों साइड से आई थिंक ये प्रॉब्लम है। बट मेरी मैसेज होगी टू द यूथ कि अगर आप काम करना चाहते हैं प्लीज़ काम कीजिए, बट एट ए लेवल रियलाइज योर वैल्यू, अपनी वर्थ जानिए, उस पर काम कीजिए। एंड टू द प्रोडक्शन हाउसेज, मैं अक्सर यहाँ पे बोलता हूँ कश्मीर में हज़ारों प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो स्पॉन्सर से पैसे लेते हैं मगर आर्टिस्ट को देने को तैयार नहीं है। मैंने भी अपनी लाइफ में आई थिंक कश्मीर का कोई भी प्रोडक्शन हाउस उठा के लो, बड़े से छोटा, मैं तुम्हें अभी लिस्ट दे सकता हूँ कि तुमको तो दायरे में जो वो पैसे देते नहीं है, प्रॉम्प्ट से गुड अमाउंट जब इवेंट खत्म होता है आपको देते नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद सोसाइटी भी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम बट इस सबको आप सबको इग्नोर करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम प्रॉब्लम्स देखोगे तो तुम लाइफ में कुछ भी नहीं करोगे। ये प्रॉब्लम्स है, इनमें कोई दोहराया नहीं है, बट अब तुम लोगों को सोल्यूशन ढूंढने हैं, प्रॉब्लम्स को मत देखो। एज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा जो हिडन टैलेंट है सामने नहीं आ रहा, दब के रह जाता है, उसके लिए हमें क्या? उसका खाली एक ही इलाज है, वो है सपोर्ट। मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ, बाकी पेज पे भी यही बोलता हूँ कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल अभी हमने किसी फ़नी वीडियो देखा या कोई कुछ भी देखा, अब अगर मुझे पसंद नहीं आता है तो मेरी गाली देने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भी नहीं। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट भी ना करें। अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं कुछ भी करने की अपनी लाइफ में, अगर मैं तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ बट मुझे तुम्हें डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। गाली देने से क्या होगा? उससे हम अपनी खसलत दिखा रहे हैं दुनिया को कि वो इसकी, और हम यहाँ से ये बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक डांस वीडियो अक्सर हमारे सोशल मीडिया वायरल होते हैं, उसको फिर नीचे गालियाँ देते हैं कि इनको कश्मीर का नाम खराब। लेकिन जो खुद गाली दे रहा है वो कहाँ कश्मीर का नाम प्राउड कर रहा है, वो तो खुद अपना नाम खराब कर रहा है ना कमेंट सेक्शन में। तो एक ही इलाज है कि आप सब लोग, अगर आर्टिस्ट कोई भी हो फ्रॉम एनी फील्ड, सपोर्ट देम। आपके कहने का मतलब है क्रिटिसिज्म कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव भी चलेगा, लेकिन बट क्योंकि फ़र्क होती है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म मैं हमेशा बोलता हूँ पब्लिसिटी में हर एक आर्टिस्ट को बोलता अगर नेगेटिव भी हो रही है, इस टाइम यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, बट वो सब अच्छी बात, नेगेटिव पॉजिटिव आफ्टर वो कंट्रोवर्सी वो प्रमोशन ही होती है। बट फिर वर्स्ट क्रिटिसिज्म होता है जिसमें से पर्सनल जगह माँ बाप, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करूँ क्रेडिट मुझे मिलता है, जब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी गलत करूँ इनसे मोल मौजूद थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अच्छी क्वेश्चन मेंटलिटी थी। जब हम गलत करेंगे इस बात तो चलती पेरेंट, बट जब हम सही करेंगे तो वाला अफसोस किस्मत। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? यस, मैंने आपको बोला जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था इनसे, बट देन जब मैंने स्टेज शेयर किया बाहर, जब मैं वहाँ से आया तो काफ़ी उस टाइम मेरे वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग पे थे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो सेम थिंग, जो लोग मुझे उस टाइम तक बोलते थे कि भाई ऐश हो या यूथ, अचानक से जब मैं वहाँ से वापस आया वो सब मुझे बोलते थे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कज़न है, ये मेरा भाई है, ये मेरा ये। तो पीपल चेंज द सिनेरियो। और इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एनी आर्टिस्ट की लाइफ में, उसको होल्ड करना आना चाहिए। अगर मैंने कोई सपना देखा है और मुझे पता है कि मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, अगर मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 साल, अगर 6 साल भी लगते हैं, 6 साल तक मुझे होल्ड करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो सिनेरियो पीपल का चेंज होगा ही। मेरा एक शो आ रहा है एडम्स एप्पल, जो मैंने आज तक आई थिंक 2012 में स्टार्ट किया था कि मैं बनाऊंगा, बट आज वो फाइनली लॉन्च हुआ 2020 में। बट इन 8 साल में मैंने वो छोड़ा नहीं, मेरे दिमाग में था, मैं काम कर रहा था उस पर, और अलहमदिल्ला सबसे बेस्ट है इस टाइम पे। तो इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि होल्ड ऑन, पेशेंस, कि राइट टाइम पे राइट चीज़ें होंगी। आपको गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब से
अवार्ड मिला, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? आई थिंक इट वाज यूथ आइकन ऑफ कश्मीर। जब मैं मुंबई से वापस आया, आई थिंक मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया था ऑन नेशनल इंटरनेशनल लेवल, तो SKICC में इवेंट था, उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया। इट वाज द यूथ आइकन ऑफ कश्मीर अवार्ड, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टेज शेयर किए, क्योंकि जब मैं सेम बात, जब अपने लोग सराहने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब मैं स्टेज में परफॉर्म करता हूँ, मुझे अगर वो कितना बड़ा भी स्टेज बाहर ना हो, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं स्टेट में ही परफॉर्म करूँ, अपने लोगों को सराहूँ। आदम साहब, आपने देखा होगा, हमें भी पता है, हमारे समाज में काफ़ी सारी बुराइयां फैली हुई है, जिसमें ड्रग अब्यूज़ एक बहुत बड़ा, बिल्कुल ड्रग अब्यूज़ का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। आप उन लोग यूथ क्या कहना चाहोगे जो इस दलदल में फंसे हुए हैं? आई थिंक इस टाइम पे अगर सोसाइटी में बात करें, आई थिंक ड्रग अब्यूज़ एक सिनेरियो है, अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल बहुत वर्स्ट है। बट अगेन, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं या अगर किसी को पैशन को फॉलो करने देते हैं, मैं तक ड्रग अब्यूज़ का मुझे ये भी एक कि अगर मैं अपनी सोसाइटी में किसी को उस हद तक लाता हूँ कि उसके पास कोई और चारा लगता नहीं, स्मोकिंग या जो भी ड्रग लेने में मजबूर करता है। तो आई थिंक मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ पेरेंट्स को कि अगर आप अपने बच्चों को, मैं अब एज अ चाइल्ड बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने फादर पे। जब मैं 8th क्लास में था, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला मैंने कभी दुआ नहीं मांगी है खुदा से कि मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे एक दोस्त चाहिए। तो क्या हम दोस्त की तरह रह सकते हैं? तो तब से लेके जब तक वो इस दुनिया में थे, आई थिंक हम दोस्त की तरफ रहे। उससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम थी या अच्छा थी, मैं उनसे शेयर कर पाता था। मैं उनसे कभी एज फादर बात नहीं की है, ना उन्होंने मुझे कभी एज चिल्ड्रन बात की है मुझसे। जब भी मैं कॉलेज में होता था, जब मैं उनसे कॉल पे बात करता था, मैं दुआ सुनना था लॉर्ड स्पीकर इस बोझ हो, क्योंकि जैसे तुम हमसे बात करते हो वैसे तुम पापा से बात करते हो, जो हमारे पास पेरेंट्स नहीं कर पाते। तो अगर अभी तक पेरेंट्स का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, अगर वो अपने बच्चों को वो आज़ादी देते हैं अपने अराउंड के, उनके बच्चे खुल के उनसे बात कर पाए, आई थिंक डिप्रेशन, ये ड्रग अब्यूज़ या बाहर जो आवारापंथी है, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ किसी से, मैं अलोन फील करने लगता हूँ। सिंस मैं हिप्नोसिस से बिलोंग करता हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ, मुझे इसमें ये मेरे पास बहुत इन लॉकडाउन में ज़्यादा स्पेशली ये केसेस आए कि हम लोग अलोन फील कर रहे हैं। हम किसी को बोलते हैं, या तो उनको मज़ा आता है या तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स का फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा कि मुझे सिंगर बनना है, तो उन तिमन चुकोड़ने के पास ये पढ़ने की, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, पढ़ाई छोड़िए, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू फॉलो देम। बट एट द सेम टाइम अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अगर वो हम इतना क्लोज रहेंगे एक दूसरे के साथ कि हम अब एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आदम साहब, चलते चलते आपकी मैसेज क्या होगी हमारे जो पेरेंट्स हैं या सोसाइटी है उनके लिए, जो टैलेंट हिडन है ना, उनके लिए क्या मैसेज होगी, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए? सेम मैं बोलूँगा टू द आर्टिस्ट, टू द यूथ, जो आप पैशनेट फील करते हैं अबाउट योर सेल्फ, जो आपको चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुन कि मैं यही करूँगा, इसमें फील बनेगा, पढ़ना लिखना, जो भी आप लाइफ में एक पैशन होगा, पढ़ना लिखना इज़ इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, टू द पेरेंट्स, अपने बच्चों को इतना प्लीज़ इतनी आज़ादी दे कि वो आपसे बात कर पाए, वो आपको एज फ्रेंड्स फील कर पाए, तभी वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स तुमसे शेयर कर पाएंगे। एंड टू द सोसाइटी अगेन, जितने भी हमारे नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। हम आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा ज़माना, मैं सोचता हूँ मेरा निकल गया, जो मुझे करना था मैं कर चुका हूँ, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। बट जो भी हमारे बडिंग आर्टिस्ट है, जो अभी आ रहे हैं, तो अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, मगर डिमोटिवेट मत करिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे राजा आदम जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यूनिक टैलेंट आपने भी इन विजुअल्स में देख लिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं जो कश्मीर का जो हिडन टैलेंट है, जो सोशल स्टिग्मा की वजह से सामने नहीं आता, उम्मीद करते हैं वो टैलेंट सामने आए और जो वो टैलेंटेड लोग जो डिज़र्व करते हैं, जो मुकाम डिज़र्व करते हैं, वो उसको पाए। देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।